हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवड़ा। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ा। दो क्रियाकलाप भी पढ़े हैं हमने, जिसमें हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं और उसमें जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान वो कैसे होते हैं, उन सब की बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड में रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है, और जो रासायनिक समीकरण जो कैसे लिखते हैं उन सब की बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अगले जो वीडियो हैं वो उसको भी अपने जो तैयारी है वो उसको बहुत अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले के जो रासायनिक समीकरण होता है उसे अपन कैसे जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक, अब प्रतीकात्मक का अर्थ होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते अभिकारक होते हैं उसका प्रतीक मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई प्रतीक भी मालूम नहीं, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया आपको Zn कि भाई जिंक, तो आपको जिंक को प्रतीक क्या होना चाहिए मालूम, Zn होता है। मैंने बोल दिया मैग्नीशियम तो आपको उसका प्रतीक Mg मालूम होना चाहिए। मैंने बोल दिया क्लोरीन तो आपको उसको Cl- जो Cl होता है उसका प्रतीक मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये प्रतीक मालूम नहीं है तो आप जो रासायनिक अभिक्रिया या जो रासायनिक जो समीकरण है वो नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बिना प्रतीक के अपन समीकरण नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रतीक होते हैं, जैसे ये Zn है और ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रतीक है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ZnCl2 और H2 ये प्रतीक प्राप्त होते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है और रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो क्या कहते हैं, तत्वों के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है और उस तत्वों का प्रतीक हमें मालूम होना चाहिए। अगर अपन को मालूम ही नहीं है तो भाई अभिक्रिया कैसे लिखेंगे। मैंने बोल दिया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको अगर मैग्नीशियम का प्रतीक ही नहीं मालूम है तो आप अभिक्रिया कैसे लिखोगे। इसलिए आपको सबसे पहले प्रतीक मालूम होना चाहिए और ये प्रतीक आपको 8-9 में पढ़ रखे। अगर आपने 8-9 अच्छी तरह से पढ़ रखी है तो ये आपको प्रतीक याद रखने की अब जरूरत नहीं है। 10th में आपको नहीं पढ़ने पड़ते हैं प्रतीक कैसे होते हैं, ये सब अपने 9th में 10th में पढ़ा है कि भाई Cl2 कैसे बना, Zn कैसे आना, Zn के साथ Cl2 कैसे बना, ये सब कुछ चीज़ें हमने 9th में पढ़ रखी है। अगर आप वापस अब शुरू से पढ़ोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये प्रतीक तो नॉर्मल चीज़ है, आपको सबको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो अब अपन रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक समीकरण लिखा है तो इसमें सबसे पहले कौन सा प्रतीक लिया है, जिंक यानी कि Zn, और उसके साथ मैंने लिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका प्रतीक क्या है H यानी कि हाइड्रोजन, Cl यानी क्लोरीन, और उसके बाद बना वापस अपन का उत्पाद ZnCl2 जिसको कहते हैं जिंक क्लोराइड, और H2 ये क्या है, गैस। ये सब क्या हो गया इसका प्रतीक। अब इन प्रतीकों का जो निरूपण होता है वो ही क्या कहलाता है, अपन का रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हो गई रासायनिक समीकरण की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है अभिकारक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिकारक या क्रियाकारक किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पड़ता है कि भाई अभिकारक किसे कहते हैं या क्रियाकारक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। देखो, अब देखो Zn और HCl ये क्या है, यहाँ पे अभिकारक है।
क्या है अभिकारक। और इसमें क्या होता है देखो यहाँ पे देखो ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यानी कि यहाँ पे Zn और HCl दोनों अलग अलग पदार्थ थे, जब आपस में ये मिले अभिकारक तो ये क्या बन गया ZnCl2। यानी कि अभिकारक में क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। जैसे अपने बात की Zn और HCl यहाँ पे क्या है अभिकारक, अभिकारक या इसे कहते हैं क्रियाकारक भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं रिजेंट। ठीक है, अब सुनो अपन ने बात की ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, ये भी बात हो गई। ठीक है, अब सुनो, अब आता है उत्पाद। क्या आता है उत्पाद या क्रियाफल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्ट। क्या कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद का निर्माण होगा। अब उत्पाद किसे कहते हैं ये सुनो, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के दौरान, यानी कि अब देखो यहाँ पे दो अभिकारक है, ठीक है, अब दोनों के आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या होती है अभिक्रिया संपन्न होती है ना भाई। देखो Zn और HCl मिलते हैं तो ये क्या होती है अभिक्रिया होती है, और उसके दौरान एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं उत्पाद। देखो यहाँ पे देख रखा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया होगी तब क्या बनेगा अपन के पास उत्पाद बनेगा। तो आपके उत्पाद की परिभाषा या क्रियाफल की क्या होगी, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं, तथा इसे तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे देखो हमने बात की अभिकारक, अभिकारक को तीर के निशान के बाईं तरफ, यानी कि ये सुनो ये है बायां पक्ष और ये है इसका दायां पक्ष। कोई अभिक्रिया होती है तीर के निशान के एक साइड क्या होगा बायां पक्ष और एक साइड होगा दायां पक्ष। अब जब बायां पक्ष की तरफ लिखते हैं तो वो क्या होता है अभिकारक होता है, और दायां पक्ष होता है वो किसका होता है उत्पाद का। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, दिमाग में फिट कर लेना है कि उत्पाद हमेशा अभिक्रिया के दाईं तरफ होगा, यानी कि तीर के निशान के दाईं तरफ होगा, और अभिकारक होगा वो तीर के निशान के बाईं तरफ होगा। तो देखो यहाँ पे Mg को ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम के टुकड़े को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO प्राप्त होता है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो क्या है उत्पाद। और यहाँ पे क्या हो रही है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या हो रही है रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनके निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इस अभिक्रिया होने के दौरान किसका निर्माण हो रहा है उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट है ये भी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसे कहते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। उत्प्रेरक का अर्थ होता है अभिक्रिया के वेग की दर को बढ़ाना या कम करना या ज्यादा करना। ठीक है, अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेते हैं। अब भाग का अर्थ होता है कि भाई अब जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, सॉरी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो उत्पाद इसमें भाग ले लेगा, ठीक है, तो ये नया उत्पाद बनेगा नहीं। क्यों, अब उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है केवल अभिक्रिया को वेग को बढ़ाना, यानी कि या तो अभिक्रिया को जल्दी खत्म करना या फिर उसको क्या करना धीरे धीरे खत्म करना। उत्प्रेरक का एक ही कार्य होता है, जबकि ये क्या अभिकारक तथा उत्पाद में भाग नहीं लेता है, ना तो अभिकारक के साथ जुड़ेगा ना उत्पाद के साथ जुड़ेगा, लेकिन इसका एक ही कार्य है कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। वेग मतलब होता है या तो अभिक्रिया को धीरे खत्म करेगा या तो धीरे धीरे संपन्न करेगा या फिर इसको तीव्र करेगा। अब सुनो आगे देखो, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की वेग की दर को परिवर्तित यानी कि कम या ज्यादा यानी कि तीव्र या मंद कर देता है, उसे अपन किसके रूप में जानते हैं उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। अब आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। परिवर्तित का अर्थ है उसके अभिक्रिया के वेग को तीव्र या मंद, मंद का अर्थ होता है धीमा कर देता है। ठीक है, अब देखो अगला बिंदु, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है,
यानी कि जो उत्प्रेरक लिखते हैं वो हमेशा तीर के निशान के ऊपर आता है। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिखी है यहाँ पे 6CO2 6H2, तो ये क्या है अपन का यहाँ पे उत्प्रेरक। अरे भाई ये अपन का क्या है, उत्प्रेरक है, तो इसको मैंने किस पे लिखा, तीर के निशान के ऊपर लिखा है। अब देखो यहाँ पे जगह कम होने के नीचे लिए मैंने इसे थोड़ा नीचे लिख दिया, बाकी ये भी क्या होता है, ऊपर ही होता है। अब सुनो, अब ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है ये किसकी है, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाने की जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसकी बात भी आएगा अपन का जब पाठों में भोजन पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पादप जब भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 6CO2 होता है, ठीक है, और पत्तियों द्वारा कौन सी गैस ली जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जल और पत्तियों के साथ एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल वर्णक, और जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो ये जब आपस में क्रियाकारक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन तथा H2 बनाता है। अब देखो हमें पता है कि पेड़ों से अपन को क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन। ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त हुई, और आपको पता है पेड़ जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं तो जल को निकालते हैं, यानी कि जल। अब सुनो, जब, और हमने कई बार सुना है पेड़ पौधे हमेशा CO2 गैस लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो कैसे, देखो इसने CO2 ली, पत्तियों के अंदर जल है, क्लोरोफिल उसके अंदर वर्णक होता है, पत्ती के अंदर हरा रंग होता है उसके अंदर पाया जाता है, और सूर्य की क्या आती है, लाइट आती है। तो ये जब सारा मैकेनिज्म मिलके तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, जो उसको क्या होती है, ऊर्जा प्रदान, यानी कि उसका भोज्य पदार्थ होता है पेड़ पौधा का, और उसके साथ अपन को क्या देती है, 6 ऑक्सीजन के अणु, और उसके साथ क्या देती है, 6 जल के अणु देती हैं। ये हो गया इसका उत्प्रेरक। अब आता है अगला हेडिंग आपके, रासायनिक अभिक्रिया लिखने की क्रिया विधि, कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को अपन कैसे लिखेंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आता है अपन की हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की क्रिया विधि, कि भाई रासायनिक समीकरण है वो किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी जो क्रिया विधि है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो महत्व है उसके पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिट एंड ट्रायल विधि समझ में आ गई तो आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। क्यों पक्के हो जाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के जो आपके अभिक्रिया पूछी जाती, कई सारी अभिक्रिया जिसमें आपको अभिक्रिया दे रखी होती और उसको आपको क्या करना होता है, बैलेंस या संतुलित करना होता है। अगर आपको संतुलित करना आ गया तो आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि रासायनिक समीकरण लिखने की क्रिया विधि, कि भाई किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने से पहले। सीखो। नंबर 1, अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों का ज्ञान होना, यानी कि आप कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले उनके रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, उनके क्या होने चाहिए, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनके प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराओ, तो आपको पता ही नहीं है कि सोडियम का प्रतीक क्या, तो आप अभिक्रिया लिख पाओगे क्या, नहीं। तो और संतुलित कर पाओगे, नहीं। अगर आपको पता है कि हाँ सर सोडियम का प्रतीक होता है Na, और उसको अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा अपन का NaOH, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ये अभिक्रिया बना सकते हो। अगर आपको सोडियम का प्रतीक भी नहीं मालूम है तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 2 आता है, समीकरण में बाईं तरफ अभिकारक तथा दाईं तरफ हमेशा उत्पाद को लिखना चाहिए। यानी कि आप अभिक्रिया लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको बाईं ओर हमेशा क्या आएंगे, अभिकारक आएंगे या क्रियाकारक आएंगे, और दाईं तरफ हमेशा क्या आएंगे, उत्पाद या क्रियाफल आएंगे। जैसे कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO 2MgO प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक, और ये क्या है आपका उत्पाद है,
ठीक है। तो अब ये उत्पाद अभिकारक है वो किस साइड है, बाईं तरफ है, और ये किस तरफ है, दाईं तरफ है। तो यानी कि अभिकारक को हमेशा बाईं तरफ और उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ, यही मैंने लिखा समीकरण में, बाईं तरफ अभिकारक और तथा दाईं तरफ उत्पाद। यानी कि आपको अगर अभी कोई समीकरण लिखना है तो हमेशा एक बात ध्यान से रखना कि अभिकारक को हमेशा बाईं तरफ और उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ। ठीक है। अगला बिंदु, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाना चाहिए। यानी कि मैंने ये अभिकारक लिखा और इसके बीच में अगर तीर का निशान नहीं लगाया तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। और अगर जैसे ही मैंने इसके बीच तीर का निशान लगा दिया तो आपकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, यानी कि करेक्ट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई हमेशा अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पे। अगर तीर के दोनों तरफ, अब देखो, अब ये अगर तीर के दोनों तरफ, यानी कि एक सही, ये मैं साफ कर देता हूं नीचे। अब देखो, अब ये अभिक्रिया है, अब तीर के दोनों तरफ यानी कि इस साइड और इस साइड परमाणुओं की संख्या समान है तो अभिक्रिया संतुलित समीकरण को दर्शाएगी। ध्यान से रखना बात, ये चीज अगर यहाँ पे 2 बिंदु आप समझ गए तो आपको दिमाग में थोड़ा बहुत मोटा मोटा ज्ञान आ जाएगा कि समीकरण संतुलित कैसे होते हैं। अब देखो, अगर तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो अभिक्रिया संतुलित समीकरण को दर्शाती है। यानी कि देखो, ये तीर के इधर वाला बायां पक्ष और ये हो गया अपन का दायां पक्ष। ठीक है। तीर के दोनों और परमाणुओं की संख्या समान। अब देखो परमाणुओं की संख्या कैसे, परमाणु मतलब ये होता है कि एक तत्व है, जैसे मैग्नीशियम, तीर के इस साइड कितने हैं मैग्नीशियम, 1 है, और इधर कितने हैं, 2 है, तो ये क्या है, असमान है। तो अब इसको समान, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, 2 है, और इधर भी 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। यानी कि अगर तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है तो अभिक्रिया क्या करती है, संतुलित को दर्शाती है। यानी कि बैलेंस है, अभिक्रिया एकदम सही है। कैसे, क्योंकि अपने ज्ञात क्या, या आपने दर्शाया या आपने देखा कि तीर के निशान के दोनों तरफ अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया समझा कि भाई मैग्नीशियम को अभिकारक में संख्या 2 है तो उत्पाद में भी क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन भी अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी कितनी है, 2 है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण को दर्शाती है। अब नंबर 5, अगर तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान है तो अभिक्रिया असंतुलित समीकरण को दर्शाती है। ये बात भी ध्यान रखना। अब देखो, ये जो अभिक्रिया लिखी है मैंने, इसको वापस बताता हूँ आपको। अब देखो, हमने पढ़ा कि भाई मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, MgO। अब सुनो, अब इधर देखो, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर पे बात करनी है, 4 की बात हो गई, 5 अगर तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान है तो अभिक्रिया, अब देखो यहाँ पे असमान है या नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की बात आती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो ये अभिक्रिया क्या है, अनबैलेंस है, असंतुलित है। कौन सी है, असंतुलित, अनबैलेंस। अगर मैं इसी अभिक्रिया को, अगर मैंने दोनों और परमाणुओं की संख्या समान करनी है तो वो क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। कैसे, तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है और इधर 2 है, तो मेरे को क्या करना है, बायां और दायां पक्ष समान करना है। तो यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो यानी कि छोड़ो एक बार, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ऑक्सीजन, तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूँ कि इधर मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि इसके बराबर ऑक्सीजन हो जाए। तो यहाँ पे मैं संख्या 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही रहेगा। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। लेकिन लफड़ा और हो गया कि भाई यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए, क्या हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गए, तो इधर 1 रह गया मैग्नीशियम। तो मैं इस मैग्नीशियम के साथ किस संख्या से गुणा करूं कि यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 1 से गुणा करूंगा तो 1 mg रहेगा। अगर मैं इसी संख्या को 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 mg प्लस O2 तीर का निशान और mg
2MgO। तो ये इस प्रकार अपन क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को बैलेंस करेंगे। अब तो ये नॉर्मल आपको मैंने शॉर्ट में समझाया, लेकिन आगे आपको अभिक्रिया को एक एक स्टेप बाई स्टेप चलेंगे कि पहले किस स्टेप को पार करेंगे, फिर सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ, ऐसे करके 5-6 स्टेप है हिट एंड ट्रायल विधि के, उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये तो हो गया भाई रासायनिक समीकरण लिखने की क्रिया विधि के भाई आपके किन चीज़ों को ध्यान में, सबसे पहले अभिकारक तथा उत्पाद के प्रतीकों का ज्ञान होना, फिर आता है अभिकारक को बाईं तरफ, अभिकारक उत्पाद को दाईं तरफ लिखना, फिर आता है कि अभिकारक के दोनों तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी, और अगर असमान है तो असंतुलित होगी। ठीक है। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इंपोर्टेंट लगा देना, और ये कई बार एग्जाम में पूछ रखा है और आगे भी पूछेगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। संतुलित अभिक्रिया हमेशा, देखो ध्यान से देखना, संतुलित अभिक्रिया हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है कौन, संतुलित समीकरण। यानी कि कोई एक समीकरण है, यानी कि ये मान लो कौन सा है, संतुलित समीकरण है, तो ये हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ होता है द्रव्यमान का न तो निर्माण होना न विनाश होना, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, बस। जैसे आपने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या होता था, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश, तो बल्कि इसको क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार जो यहाँ पे है, तो संतुलित अभिक्रिया हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि हमेशा अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो है द्रव्यमान क्या है, हमेशा समान है। तो ये किसको दर्शाती है, संतुलित अभिक्रिया को। अगर यहाँ पे द्रव्यमान समान ना होता तो ये किसको दर्शाती, असंतुलित अभिक्रिया को। जैसे आगे चलो, संतुलित अभिक्रिया हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि इधर देखो, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होगी तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा ना विनाश होगा, ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे अपने ऊर्जा संरक्षण में पढ़ा था कि विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ये देखो एलईडी बल्ब लग रहा है, ठीक है। तो एलईडी बल्ब में क्या होता है, एलईडी बल्ब के लिए क्या आई है, विद्युत ऊर्जा, और वो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ये हो गए एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, जबकि ऊर्जा का कभी क्या नहीं होता, विनाश नहीं होता, ठीक है। तो इसी प्रकार जबकि संतुलित अभिक्रिया में हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है। अर्थात अब आगे देखो, अभी भी इंपॉर्टेंट, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान अभिकारक के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये देखो, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान, ये उत्पाद है, कौन है, 2MgO क्या है अपन के पास, उत्पाद है। इनका द्रव्यमान क्या होता है, माना कि इनका द्रव्यमान 20 है, ठीक है, माना है आपने, लेकिन जबकि है नहीं 20, ठीक है। तो MgO का द्रव्यमान, 2MgO का द्रव्यमान कितना है, 20 है। तो हमेशा याद रखना, अगर उत्पाद का द्रव्यमान 20 है तो अभिकारक का द्रव्यमान भी कितना होगा, 20 होगा। कैसे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। क्योंकि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, हमेशा संतुलित अभिक्रिया में समान होने चाहिए। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान, यानी कि जो हमने 2MgO लिखा है वो क्या है, उत्पाद है, का द्रव्यमान अभिकारक के कुल तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। और यही क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपके एग्जाम में आ गया रासायनिक समीकरण संतुलित करने के संदर्भ में द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताओ, तो आप क्या लिखोगे, हमेशा द्रव्यमान संरक्षण नियम ये बताता है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमेशा
कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पाद का कुल द्रव्यमान हमेशा कुल अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आगे चलो, संतुलित समीकरण में, अब देखो संतुलित समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। यानी कि कोई संतुलित समीकरण है, जैसे मैंने ये समीकरण संतुलित लिखा है, तो इसमें हमेशा अभिकारक तथा उत्पाद की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि भाई आपके एग्जाम में आ गया, अगर क्वेश्चन रासायनिक समीकरण लिखने की क्रियाविधि को समझो या लिखने का जो मेथड है वो कैसा होता है वो बताओ, या फिर आगे रासायनिक समीकरण के मैं तो बताओ, तो ये भी चीजें आपको बतानी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है, और इसके बाद आपका आता है हिट एंड ट्रायल विधि, जिसमें आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, कि भाई किस चरण, एक एक चरण वाइज पढ़ेंगे, स्टेप वाइज। सबसे पहले कौन सा चरण आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके आधार पर आपको पढ़ेंगे। अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि समझ में आ जाएगी तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और आप अगर पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में। तो आज की अपन का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास अगर पूरी देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।